हेलो 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 बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग और अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स पिछले कई लेक्चर से। तो भाई बहुत डिमांड आती है बच्चों के क्लास 9 के कि सर मटेरियल है, लेक्चर अवेलेबल नहीं है, कुछ तो करो भाई। तो आप सभी की इस डिमांड को, आप सभी की इस भारी मांग को देखते हुए और आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 9 का एक बैच उदय, जहां पर होगा हमारे सब्जेक्ट का उदय, जहां पर होगा हमारी जिंदगी का उदय। तो बच्चों, मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आप सभी का यार, आप सभी का पार्टनर। अब भाई आप तो अब मुझे जाने लगे, अब आप पहचाने लगे कि मेरा नाम है आकाश श्रवण। आपने पुराने कई लेक्चर्स देखे होंगे, लाइक पहला लेक्चर देखा होगा, दूसरा लेक्चर देखा होगा, तीसरा लेक्चर देखा होगा। आज है लेक्चर नंबर 4। आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कुछ शानदार और कुछ अमेजिंग सी बातें, जैसा कि कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे अराउंड, अगर 100 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं तो उसमें से 50 बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं। तो आज हम एक एक वो बात पढ़ेंगे, एक एक वो बात पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक वो बात हम सीखेंगे जो कि हमें सीखना है, जो कि हमें जानना है, जो कि हमें आना चाहिए। तो बच्चे बिल्कुल शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा। मेरा एक मॉड्यूल है पढ़ाने का, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, उस तरीके को फॉलो करिए बच्चे, मजा आएगा। आपको पूरा लेक्चर बहुत इजी और बहुत केक वॉक लगेगा, बहुत ही मजेदार लगेगा। तो भाई एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। ये बना हुआ हूं मैं अंगूठा दिखाते हुए, किसको दिखा रहा हूं अंगूठा? खुद को दिखा रहा हूं। तो ये बना हुआ हूं मैं अंगूठा दिखाते हुए। ध्यान से देखिएगा इस व्यक्ति को, ध्यान से देखिएगा इस आदमी को। इस आदमी का पुलिस 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, इस आदमी का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन ये भारतवासी है, भारत में रहता है, भारत में ही रहेगा। तो भाई आज हम पढ़ेंगे गति से संबंधित कुछ नई बातें। क्या पढ़ेंगे बच्चे? आज हम पढ़ेंगे गति से संबंधित कुछ नई बातें। हाँ बच्चे, आज हम पढ़ेंगे गति से संबंधित कुछ नई बातें, जिन बातों में छुपे हुए हैं बहुत सारे राज, जो कि राज आपको आज सीखना है, जो कि राज आपको पहचानना है, जो कि राज आपको समझना है। तो अगेन, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा ही नहीं, मैं हर वो चीज करूंगा फिजिक्स के साथ जो आपको पढ़ाने में इजी हो जाए। मैं आपको फिजिक्स जीना सिखाऊंगा, मैं आपको फिजिक्स मजे करना सिखाऊंगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज के लेक्चर में पुराने 2 लेक्चर देखे हुए हो ना, क्योंकि बच्चे पुराने 2 लेक्चर जिसने देखे हुए हैं वही आगे के लेक्चर को कंटिन्यू तरीके से समझ पाएगा। क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिक्स का बहुत यूज करूंगा, जैसे कि वेग का फॉर्मूला, जैसे कि चाल का फॉर्मूला, इसका मात्रा का उपयोग करूंगा मैं, और नई नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम सीखने क्या वाले हैं, आज हम जानने क्या वाले हैं, आज हम सीखेंगे क्या बेटा? देखना बेटा ध्यान से, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं यार, याद करो। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका बच्चे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब जो ग्राफ्स बनाते हैं ना मोशन में, मैक्सिमम बच्चों की शिकायत होती है, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर ये चीज तो हमें आती नहीं है। मैक्सिमम बच्चे आज भी एक ही चीज लेकर बैठे हुए हैं कि सर ये क्वेश्चन तो, ग्राफ वाले क्वेश्चन तो अब देख के देते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। पर आप ये लेक्चर देख लो, अब से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अब से आपको ये सारे लेक्चर्स के बाद, इस सारे लेक्चर के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। बस शर्त इतनी है कि आप शुरू से आखिर तक बने रहना, और जो जो सवाल मैं आपसे पूछूं उन सारे सवालों के जवाब आप देते जाना। देखना कितना मजा आएगा, देखना कितना आसान लगेगा, देखना बड़े मजेदार तरीके से आप इस लेक्चर को कवर कर लोगे। तो भाई लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू आज का काम। तो भाई आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं गति का चित्र में प्रतिनिधित्व। चित्र में प्रतिनिधित्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफ्स बनाएंगे और उन ग्राफ्स के बारे में सारी चीजें सीखेंगे। अब सबसे पहले ग्राफ के बारे में बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा, और कुछ पुराने फॉर्मूलाज हैं जिन पुराने फॉर्मूला के साथ गो थ्रू आपको करना है, उन सारे फॉर्मूला को आपको आना चाहिए पढ़ना, ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा ग्राफ के बेसिक्स। बच्चे होता क्या है, हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं लेकिन बेसिक्स हमें आते नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स सिखाऊंगा बेटा। सबसे पहले आपको क्या सिखाऊंगा? बेसिक्स। उसके बाद ग्राफ का स्लोप। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम? ग्राफ का स्लोप, उसका ढलान क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। उसके बाद दूरी समय ग्राफ पढ़ेंगे हम।
बच्चे दो ही तरह के ग्राफ पर आपको ध्यान देना है, एक दूरी समय ग्राफ पर और एक वेग समय ग्राफ पर। यकीन मानिए आप दूरी समय ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम, डी और टी, दूरी मतलब डिस्टेंस और टी मतलब टाइम, तो dt ग्राफ, ठीक, दूरी समय ग्राफ। अब यही अपन क्या कहते हैं, यही विस्थापन की स्थिति में ले लें तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाएगा, dt ग्राफ हो जाएगा। अब बच्चे देखें वेग समय ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम, क्योंकि वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं और मैंने ये सारी बातें पहले बताई हुई हैं। अब बच्चे देखना ध्यान से, एक बार फिर से मैं बताता हूं, कुछ अंग्रेजी में टर्म्स है मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, लाइक जैसे हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे अपन बहुत भोले भाले होते हैं ना, उन बच्चों को ये टर्म्स याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का तात्पर्य यहां पर होता है बच्चे विस्थापन से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी में मतलब होता है विस्थापन, एक बात ये हो गई। दूसरा वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चे, वेलोसिटी। ये रहा वेग, ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूरी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दूरी को कहते हैं बच्चे डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी टर्म्स एटलीस्ट आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को ये सारी टर्म्स याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी बातें आपको याद होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये बहुत सिंपल सी है ना। अच्छा एक बात पहले यार, आप, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप अंग्रेजी में बता देना, चाल का मतलब क्या होता है, आप क्या मतलब बता रहा हूं, मतलब चाल का मतलब स्पीड। क्या होता है बच्चे, चाल का मतलब स्पीड। तो बच्चे ये रहा स्पीड और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में चाल, ठीक है बच्चे। तो आज हम जो सारी बातें पढ़ेंगे ना बेटा, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सारी बातों को समझते हो, उन सारी बातों को जानते हुए मैं इन सारी बातों के बेसिक्स आपके लिए बना कर लाया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं भाई। अब सबसे पहले सर आप ग्राफ के बेसिक्स बता दो। सबसे पहले आपको सीखना है क्या बच्चे, ग्राफ के बेसिक्स। बच्चे ग्राफ के बेसिक्स सीखना है ना, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा है। ग्राफ के बेसिक्स कैसे सीखेंगे, देखो, ठीक। अब बच्चे देखो, सबसे पहले ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, तो हमारे जो सिलेबस है ना, हमारा जो 9-10 का सिलेबस है ना, उसमें 2 अक्ष वाला ग्राफ लगता है। कितने अक्ष वाला ग्राफ लगता है, 2। एक होता है ऐसा लेटा हुआ अक्ष, और एक होता है ऐसा उठा हुआ खड़ा हुआ अक्ष। एक ये ऐसा लेटा हुआ है और ये ऐसे परपेंडिकुलर है। अब अच्छा देखना, ये वाला जो बिंदु होता है ना इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन। शायद पीला कलर देख नहीं रहा होगा, मैं लाल कलर लगा लूं। ये होता है ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन, ये होता है बच्चे ओरिजिन। इसे बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चे से, मूल बिंदु। जब भी हम किसी वस्तु का नापतोल शुरू करते हैं वो किससे करेंगे बच्चे, ओरिजिन से। ओरिजिन एक ऐसा, किसी भी ग्राफ में ओरिजिन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर x और y सबका मान कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि नापतोल शुरू कर रहे हैं, नापतोल की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। तो ओरिजिन, मुख्य बिंदु, मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी भी वस्तु के नापतोल कितने होते हैं, 0। तो बच्चे यहां से 0 0 से हम शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, 0 0 से शुरू करेंगे। अब बच्चे देखो, ये जो लेटा हुआ अक्ष होता है ना, ये अक्ष होता है बच्चे एक्स अक्ष। कैसा अक्ष होता है बच्चे, एक्स अक्ष। और ये वर्टिकल जो एक्सिस होता है इसे बोलते हैं वाई अक्ष। अब बच्चे ये लेटा हुआ है, इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये खड़ा हुआ है, इसे बोला जाता है वर्टिकल एक्सिस। ये अर्थ के पैरेलल है, ये अर्थ के समांतर है, इसलिए इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये बोला जाता है वर्टिकल एक्सिस। इसे क्षैतिज के साथ और इसे ऊर्ध्वाधर के साथ बोला जाता है। इसे क्षैतिज और इसे ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। बच्चे ध्यान से देखना, आपको सारी बातें आप समझ आएंगी। अब बच्चे मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, अराउंड 10+ ईयर्स हो गया बच्चे पढ़ाते हुए। 10+ ईयर्स में से मैंने बच्चों की एक ही शिकायत सुनी है। क्या शिकायत सुनी है, कि सर एक्स अक्ष पर क्या लिया और वाई अक्ष पर क्या लिया, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते। हमें पता नहीं चल पाता कि एक्स अक्ष पर ऐसा कौन सा मान लें और वाई अक्ष पर ऐसा कौन सा मान लें। उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोई ट्रिक बताओ सर। बड़ी आसान सी ट्रिक है, आज आपको वो कंफ्यूजन भी दूर करा देते हैं। तो भाई अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है कि एक्स अक्ष पर कौन सा मान लें और वाई अक्ष पर कौन सा मान लें। तो इस चीज को बताने के लिए एक छोटी सी बात याद रखो। एक्स अक्ष पर आप ऐसा मान लोगे, एक्स अक्ष पर उस वस्तु के मान को रखोगे जो एक नियत दर से बढ़ रहा हो, जो एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा हो, जिससे हमारे नापतोल आसान हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला बच्चे, ऐसे मान को लेना है जो कि एक नियत दर से बढ़ रहा हो, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा हो। जैसे इस दुनिया में एक लौती चीज है, दुनिया में एक लौती चीज है जो एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है, और वो है समय, है ना बच्चे, समय। अब ये जो समय है ना,
अगला 1 सेकंड पिछले 1 सेकंड के बराबर था, और उसके बाद वाला 1 सेकंड भी पिछले 1 सेकंड के बराबर था। तो भाई समय हमेशा एक दर से बढ़ता है। 1 सेकंड पे अभी वाला जो 1 सेकंड है वो अगले 1 सेकंड के बराबर होगा, वो अगला 1 सेकंड अगले 1 सेकंड के बराबर होगा, वो अगला एक सेकंड अगले 1 सेकंड के बराबर होगा। चलो सेकंड से समझ नहीं आ रहा। अब आज का जो 1 दिन है ना वो अगले 1 दिन के बराबर होगा, वो अगला 1 दिन है ना वो उसके बाद वाले 1 दिन के बराबर होगा, वो बाद वाले 1 दिन है ना उसके बाद वाले 1 दिन के बराबर होगा। तो बच्चे ये जो एक दिन है ना वो एक नियत दर पर बढ़ रहा है। तो बच्चे ऐसा मान, अब ये जरूरी नहीं है समय के साथ ही हो सकता है आपको डाटा गिवन हो सकता है आपको डाटा के रिस्पेक्ट में करना। तो आपको ये चीज देखना है कि जो भी क्वांटिटी, जो भी मान एक दर से बढ़ रहा है भाई, उसे कहां लोगे आप? एक्स अक्ष पर, जिससे हमारे नापतोल आसान हो जाते हैं। वाई पर भी ले लोगे तो भी काम हो जाएगा भाई, लेकिन 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 कहां पर लोगे? एक्स पर। बड़ा साधारण सा है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा बड़ा मजेदार है भाई, बहुत मजेदार सी चीज है। अब बच्चे देखना, एक्स अक्ष पर आप जो चाहो वो ले सकते हो, वाई अक्ष पर आप जो चाहो ले सकते हो। अब सर ये अक्ष के बारे में आप थोड़े प्रैक्टिकल कहानी समझाओ। बच्चे मान लो ये देखो, ये रहा आपका एक्स अक्ष, मान लो ये रहा आपका वाई अक्ष, देखा आपको? ये रहा एक्स, ये देखो बच्चे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ठीक है, अब बच्चे देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना सीखना है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। ठीक, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चे? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये रहा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चे? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चे? 90 डिग्री का, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवता होते हैं। एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब होते हैं। इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री है, अर्थात एक्स अक्ष वाई अक्ष पर लंब है, मतलब इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण सदैव 90 डिग्री होगा हमेशा। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक्स और वाई के बीच बनेगा कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब बच्चे एक्स एक्सिस पर हम कौन सा मान लेंगे? एक्स एक्सिस पर हम उस मान को लेंगे जिस मान का जो परिवर्तन हो रहा है एक नियत दर से हो रहा हो, एक फिक्स रेट से हो रहा हो, और वाई एक्स पर वेरिएबल वस्तु को ले लेंगे। अब बच्चे देखें, मान लो मुझे बोला गया है कि x की वैल्यू है x1 और y की वैल्यू है y1। क्या बोला गया बच्चे? x की वैल्यू है x1 और y की वैल्यू है y1। तो x1 मुझे यहां मिलता है, ठीक, x1 मान लिया बच्चे, मुझे x1 में मान लेता हूं, x1 मुझे यहां मिल रहा है, ठीक, और y1 मुझे यहां मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चे देखें क्या करना है इसके बाद हमें, इसके बाद हमको क्या करना है बच्चे? इसके बाद हमें देखो बेटा, यहां से क्या मिल गया मुझे? y1, यहां से क्या मिल गया मुझे? x1, यहां से मिल गया y1, यहां से मिल गया x1। तो मैं y1 को एक्सटेंड करूं और x1 को एक्सटेंड करूं, ये लो भाई, ये आ गया इनका कटान बिंदु, ये आ गया इनका कटान बिंदु, और ये होगा इसके निर्देशांक x1 और y1। ठीक है बच्चे, तो एक्स एक्स के निर्देशांक ये रहे, पहले लिखे जाते हैं, और वाई एक्स निर्देशांक यहां लिखे जाते हैं। लो भाई, बड़ा सिंपल सा था। तो ये एक्स और वाई के निर्देशांक है बच्चे, जिसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। बड़ा सिंपल सा है, एक ग्राफ बना के देख भी लेते हैं अपन। मान लो ये एक ग्राफ है जो कि एक विचित्र सी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक विचित्र सी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन उस स्थिति को बनाते हैं। यहां से ओरिजिन है भाई, ये शुरुआत होती है, और शुरुआत हमेशा शून्य से होती है भाई। कभी ना कभी वस्तुएं शून्य होती हैं, तभी उनकी शुरुआत होती है। ठीक, तो यहां पर मान लेते हैं 1, यहां पर मान लेते हैं 1, यहां पर मान लेते हैं 2, यहां पर मान लेते हैं 2, यहां पर मान लेते हैं 3, यहां पर मान लेते हैं 3। मुझे निर्देशांक दिए थे एक्स अक्ष के 3 और वाई अक्ष के 2। क्या निर्देशांक दिए थे बच्चे? एक्स अक्ष के 3 और वाई अक्ष के 2। तो बच्चे देखो, इसी बात को सापेक्ष मानते हुए मैं क्या बना रहा हूं? ग्राफ। अब बच्चे देखो, एक्स अक्ष का दिया था 3, तो 1 2 3, ये मिल गया भाई 3। अब वाई अक्ष की बात करते हैं, वाई अक्ष का क्या दिया हुआ? 2, 1 2, ये मिल गया 2। अब भैया 2 को मैंने यहां से बढ़ाया, ठीक, और यहां से 3 को बढ़ाया, तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना, जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे कितने होंगे? उस बिंदु के निर्देशांक होंगे बच्चे 3 और 2। खत्म कहानी। ठीक है, एक्स एक्स पर ढूंढो वो मान, वाई एक्स पर ढूंढो वो मान, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वो होगा उस बिंदु पर उसके निर्देशांक। बढ़िया, आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल मन से लेना, एक दो एग्जाम्पल बनाकर देखना। बच्चे देखो, हमेशा कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड करा करो ना, ऐसे मूवी की तरह मत देखा करो। उस लेक्चर को पढ़ा करो, उस लेक्चर को कॉपी रखा करो, पेन रखा करो, कॉपी पेन के साथ सॉल्व किया करो, तब जाकर चीजें इजी लगेंगी। वरना मूवी तो हम ढेरों देखते हो ना, भूल जाते हैं, है ना। ये मूवी नहीं है भाई, यहाँ आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको सीखने आए हो। तो जब सीख रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर ले भाई, थोड़ी सी मेहनत और कर ले। क्या मेहनत करना है? लिख ले,
टू लिख ले। और नोट्स जब बनाओ ना, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। नोट्स आप खुद बनाया करो बेटा। दुनिया में 1000 तरीके के प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है और साइंस भी कहती है कि जो भी व्यक्ति अपनी हैंड रिटन राइटिंग को पढ़ता है वो उसे ज्यादा जल्दी मेमोराइज होता है। आप दुनिया में जितने अच्छे फॉन्ट के नोट पढ़ लो, लेकिन आप हैंड रिटन अपनी खराब राइटिंग की कोई चीजें भी पढ़ लोगे ना, तो वो ज्यादा जल्दी आप मेमोराइज करोगे, वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसानी से आपको समझ आएगी। याद रखना, नोट्स खुद बनाया करो अपने हैंड रिटन। हर बच्चा ये चीज सीख लेगा ना, तो भाई आने वाली राह उसके लिए आसान। आने वाले सपने आपके बहुत बड़े हैं। जेई की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे और वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहां पर भी नोट्स आपको बहुत खुद ही बनाना है। और चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब यहां से शुरू होती है हमारी ग्राफ के साथ युद्ध। अब यहां से शुरू होता है हमारी ग्राफ के साथ लड़ाई। तो भाई ग्राफ का स्लोप, अब ग्राफ का स्लोप क्या होता है? ग्राफ का स्लोप बच्चे, स्लोप मतलब ढलान, स्लोप मतलब ढलान। ग्राफ का स्लोप, आप स्लोप भी बोल सकते हो, आप ढलान भी बोल सकते हो। अब ये स्लोप है क्या? अब ये स्लोप कौन सी चिड़िया का नाम है? अब ये स्लोप बनाओगे कैसे? तो मैं आपको स्लोप बनाने का एक सिंपल सी बात बता दूं। y एक्स के मान को x अक्ष से भाग दे दो, खत्म कहानी। क्या बोला बच्चे मैंने? y एक्स के मान को x अक्ष से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। यही होता है स्लोप। अपन मानते हैं, मान लिया। पुरानी बातें पहले याद करो भाई। पुरानी बातें क्या कहती हैं कि ये रहा, क्या रहा, ये मूल बिंदु, अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन। ये क्या है बच्चे? मूल बिंदु। और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ओरिजिन। ये रहा मूल बिंदु, ये रही x की वैल्यू, ये रही x की वैल्यू, और ये रही y की वैल्यू। तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक। अब आपको इस अक्ष का ढलान निकालना है। इस अक्ष का क्या इस अक्ष का नहीं, इस ग्राफ का ढलान निकालना है। तो बच्चे कैसे निकालोगे? अरे भाई देख ले, इसे कहते हैं स्लोप। इसे कहते हैं क्या बच्चे? स्लोप। अंग्रेजी में कहा जाता है स्लोप, ढलान। और इसका बड़ा साधारण सा मान है कि भाई डेल y बाय डेल एक्स। क्या है बच्चे इसका मान? डेल वाई बाय। अब ये डेल क्या है सर? डेल का तात्पर्य है परिवर्तन, डेल का तात्पर्य है चेंज। तो इसे और अच्छे शब्दों में लिख दूं कि स्लोप, ठीक है। स्लोप का मान क्या हो गया बच्चे? डेल वाई। डेल वाई मतलब चेंज। यार कलर दूसरा यूज कर लें अपन तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। ऊपर करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो व्हाइट जगह कम पड़ जाएगी। तो बच्चे देखें, स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब ढलान का मतलब क्या हुआ? वाई में परिवर्तन। क्या बच्चे? y में परिवर्तन, मतलब y अक्ष के जो मान है ना उसमें परिवर्तन और x अक्ष में परिवर्तन, ठीक है। ढलान निकालने का यही तरीका होता है और बड़ा साधारण सा तरीका है कि y डेल y बाय डेल एक्स निकल गया ढलान। अब बच्चे ये बेसिक सीख रहे हैं अभी हम हमारी पढ़ाई पर आए नहीं। अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं बच्चे? बेसिक्स। उन बेसिक्स के दम पर ही हम आने वाली लड़ाई को जीतेंगे। उन बेसिक्स के दम पर ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बस तू ध्यान से देखते चलना, तुझे हर क्वेश्चन आएगा। अब मान लो हम एक टर्म करके देखते हैं। मान लो हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है ना, जैसे मुझे दिए हुए हैं एक्स के मान और वाई के मान। एक्स का मान मुझे दिया हुआ है 1 और वाई का भी 1 दिया हुआ है, 2 और ये 2 दिया हुआ है, 3 और ये 3 दिया हुआ है, 4 और ये 4। बच्चे अभी सिर्फ बेसिक्स चल रहे हैं। अभी सिर्फ क्या चल रहा है बच्चे? बेसिक्स चल रहा है। तो बच्चे देखो, इस ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूं। इस ग्राफ को क्या करता हूं? प्लॉट। पहले तो एक्स अक्ष के निर्देशांक बना लेते हैं भाई। एक्स अक्ष के निर्देशांक बनाते हैं। अब देखो बेटा, एक्स अक्ष निर्देशांक ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। इतने में काम हो जाएगा हमारा। अब वाई के बना लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक। अब बच्चे इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं अपन। इस ग्राफ को क्या करते हैं? प्लॉट। तो पहले मान क्या दिया हुआ है? 1 और 1। पहला मान क्या दिया हुआ बच्चे? 1 और 1। तो x की वैल्यू कितनी दी है? 1 और y की वैल्यू 1। ये लो भाई, इसको यहां से बढ़ा दिया, इसको यहां से बढ़ा दिया, बन गया 1 और 1। अब देखो अगला क्या दिया? 2 और 2। ये लो 2 और 2, ये लो 2 और 2, ये बना दिया। अगला क्या दिया? 3 और 3। ये लो 3 और 3, ये लो 3 और 3, ये बना दिया। अगला क्या दिया है? 4 और 4। ये लो 4 और 4, ये रहा 4 और ये रहा 4। अब बच्चे मैं क्या करूं? इन चारों को मिला दूं। इन चारों को क्या कर दूं बच्चे? मिला दूं। अब मैं इन चारों बिंदुओं को जब मिला रहा हूं ना, तो मुझे मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन। मिली मुझे एक सरल रेखा। अब अगर ध्यान से देखो ना, इस सरल रेखा में ये ढलान है, इसी ढलान को निकालना है। अगर ध्यान से देखो ना, इस सरल रेखा में एक स्लोप है, इसी स्लोप को निकालना है। बच्चे ग्राफ की स्टडी बहुत मजेदार होती है, बहुत इजी होती है, ध्यान से देखना। तो इस स्लोप को कैसे निकालोगे? इस स्लोप को कैसे निकालोगे? सर आपने अभी तो फॉर्मूला बताया, सर आपने अभी तो बोला
आपने अभी 2 मिनट पहले तो फॉर्मूला दिया था स्लोप का, कैसे निकालेंगे, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन। कैसे निकालेंगे स्लोप, मतलब y में परिवर्तन और x में परिवर्तन। तो y में परिवर्तन मैं मान लेता हूं क्या हो जाता है बच्चे, डेल y, और x में परिवर्तन मैं मान लेता हूं कितना हो जाएगा, डेल x। अब किसी भी वस्तु का परिवर्तन कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी वस्तु का परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। मान लो मैं घर से निकला था 500 रुपए लेकर, मान लो मैं घर से निकला था 500 रुपए लेकर और घर आया तो मेरे पास बचे 100 रुपए। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि कितना परिवर्तन आया। अब परिवर्तन 500 रुपए और 100 रुपए, ठीक है, 500 में से 100 को घटा दिए, कितना आ गया 400। तो बच्चे क्या, एक मान में से दूसरे मान को घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं, परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब देखो अब मैं घर से लेकर निकला था 5 रुपए, जब मैं वापस आया तो 500 रुपए हो गए, तो मेरे 5 रुपए में कितना परिवर्तन हुआ है देखो। तो परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। तो बच्चे मान लेते हैं डेल वाई, अंतिम मान जो हो गया बच्चे वो हो गया वाई फाइनल, वाई और अंतिम का फाइनल, और प्रारंभिक मान कितना हो गया बच्चे, वाई इनिशियल। इनिशियल का क्या लगा दिया बच्चे मैंने, आई। अब बच्चे देखो डेल एक्स, अब बच्चे देखो डेल एक्स, उसी तरह से क्या एक्स फाइनल, ठीक, और यहां पर y, यहां पर x का निकालेंगे तो x इनिशियल। अब बच्चे देखो y फाइनल, तो y का फाइनल मान क्या है बच्चे 4, y का फाइनल मान क्या है बच्चे 4, और ये शुरू कहां हुआ था 1 से, तो y का प्रारंभिक मान क्या है बच्चे 1। अब बच्चे ऐसी x का फाइनल मान निकालो, x का फाइनल मान क्या है 4, और शुरू कहां से हुआ था ये 1 से, तो 4 माइनस 1, तो लो बच्चा 3/3, तो इसका स्लोप कितना आ गया बच्चा 1। अब यूनिट क्या होती है, वक्त आने पर इसकी यूनिट बताऊंगा। तो बच्चे अभी सिर्फ हम बेसिक सीख रहे हैं, और ये क्या निकालना सीखा है आपने, ग्राफ का ढलान, ग्राफ का स्लोप, ठीक है बच्चे, ग्राफ का ढलान। अब ये ढलान क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो बच्चे देखो, जब भी हम y को x से भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ का ढलान। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कि भाई ये क्या कहानी है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे, इसका क्षेत्रफल, ठीक। अब सेम स्थिति का ग्राफ मैं यहां पर बना लेता हूं, सेम स्थिति का ग्राफ ये बना दिया मैंने एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्थिति का मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक, ये बना दी मैंने एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गए बच्चे स्ट्रेट लाइन, ठीक। सर इसको यहां से आप ऐसे कवर कर दो, इसको आप यहां से ऐसे कवर कर दो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो बच्चे ये एक डब्बा बन रहा है, ये एक वर्ग की तरह बन रहा है बच्चे, और मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे देखो, पहले तो ये याद रख लो कि ये मुझे इतने शेडेड रीजन का क्षेत्रफल निकालना है। कितने शेडेड रीजन का, इतने शेडेड रीजन का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोला बच्चे मैंने, इतने शेडेड रीजन का, जितना ये शेड हो रहा है ना, इतने शेडेड रीजन का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। दुनिया में आप क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला उठा के देख लो, दुनिया में आप क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला उठाकर देख लो, वहां पर हर जगह साइड इंटू साइड ही लगता है, भुजा इंटू भुजा ही लगता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी फॉर्मूला उठाकर देख लो, क्या लगेगा हमेशा, भुजा इंटू भुजा। क्या मतलब साइड एंगल, जो सारी चीजों को साइड में रख दो, भुजा इंटू भुजा लगेगा। आप कोई भी फॉर्मूला, जैसे वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर। अब वर्ग मतलब ए की पावर 2 बोल रहा हूं, स्क्वायर का तात्पर्य आप समझ रहे होगे। वर्ग का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता। अब गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता ना, गोले का क्षेत्रफल पाई आर। अब अपन किसी स्फीयर की बात करें, इसी गोले को स्फीयर में, तब भी आप आर का ही करते हो बच्चे। तो बच्चे दुनिया में कोई भी फॉर्मूला उठा लो, भुजा भुजा ये साधारण सा फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर भुजा देखो, एक भुजा चल रही है एक्स और एक भुजा चल रही है बच्चे वाई, एक भुजा चल रही है एक्स और एक भुजा चल रही है वाई। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, एक्स y इंटू एक्स, कैसे निकालेंगे बच्चे, y इंटू एक्स, क्योंकि यहां पर आधा बन रहा है। अगर ये पूरा एरिया होता तो y इंटू एक्स बड़ा शानदार लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन अब यहां पर कितना है, आधा है। यहां पर कितना है बच्चे, आधा, तो इसलिए किससे डिवाइड कर दिया, 1/2। अब बच्चे जरूरी नहीं है ये आकार बने, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस है, हो सकता है गोल बन जाए, तो उस स्थिति में आप गोले वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हो सकता है यहां पर ऐसा पैराबोला बन जाए, हो सकता है यहां पर ऐसा कर्व बन जाए। तो अलग अलग स्थिति में हम ग्राफ का अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, पर इजी है, ऐसा कुछ नहीं। आप 10-12 क्वेश्चन मन से बनाओगे, 10-12 क्वेश्चन आप बुक से उठाओगे, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सारी चीजें आपको बहुत इजी तरीके से समझ आएंगी। बस ध्यान से बने रखना, ध्यान से देखते रहना इस क्लास को, आपको सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। तो बच्चे ये आपके जो टूल है ना, ये आपको जो बेसिक है ना, ये आपके बेसिक आने वाली चीजों को बहुत ईजी कर देंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। ये आपको बताया मैंने स्लोप के बारे में, स्लोप आ गया होगा। स्लोप का मतलब ढलान भाई, ढलान। ढलान कैसे निकालोगे,
y और x को भाग देकर, y को x से डिवाइड कर कर। अब एरिया कैसे निकालोगे, y को x से मल्टीप्लाई कर कर। और एरिया निकालने के लिए हम अलग अलग स्थिति का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको इसी स्थिति पर ध्यान देना है, इसी स्थिति पर ज्यादा ध्यान देना और आप इजीली इसका एरिया निकाल लोगे। आज मैं आपको सारी बातें मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, सारी चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। अब एक एक करके 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं और देखो ध्यान से, ठीक है। अब बच्चे देखना ध्यान से। अब भाई आज का पहला ग्राफ जो कि पढ़ने वाला, जो कि समझने वाला, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सर, बेसिक। अभी जो 20-25 मिनट हमने बेसिक में लगाया ना बच्चे, ये बेसिक आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। अगर आप इन बेसिक्स को सीख लोगे ना, अगर आप बेसिक को सीख लोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आराम से कर दोगे, बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर दोगे। अब यहां पर विस्थापन समय ग्राफ बनाना है। विस्थापन समय ग्राफ का पहले क्या निकालना है बच्चे, ढलान। पहले क्या निकालना है बच्चे, ढलान। और फिर क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो बच्चे देखना, विस्थापन समय ग्राफ को ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अरे यार सर हमें तो कंफ्यूज हो गया कि किस अक्ष पर क्या लूं, एक्स अक्ष पर क्या लूं, वाई अक्ष पर क्या लूं। याद करो, याद करो, याद करो, इस लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि एक ऐसी चीज जो एक नियत रेट से बदल रही हो, एक ऐसी चीज, एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक नियत रेट से अपने मान को बदल रहा हो, वो आप कहां लोगे, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर क्या लेंगे बच्चे हम, टाइम। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे बच्चे, टाइम। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे बच्चे, टाइम। तो एक्स अक्ष पर क्या लिया बच्चे मैंने, टाइम। जब एक्स अक्ष पर टाइम लिया है तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट और समय मतलब टाइम। तो एक्स अक्ष पर टाइम लिया तो वाई अक्ष पर भी क्या हो जाएगा, विस्थापन। लो भाई यहां पर देखो, नीला कलर दिख रहा है, दिख रहा है। तो भाई यहां पर देखो, समय ले लिया टी पर और विस्थापन कहां आ गया, बढ़िया बढ़िया। अब ये था हमारा कौन सा एक्सिस है, कमेंट करके बता दो। और ये था, पता है तुम्हें। अब ये था हमारा वाई एक्सिस, ये था हमारा एक्स एक्सिस। आज तुम कसम खाकर जाओ कि सारे ग्राफ आराम से सॉल्व कर लोगे, सारे ग्राफ इजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत आराम से सॉल्व होंगे सारे ग्राफ। अब बच्चे इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। और इस पर सभी के मान कितने होते हैं बच्चे, 0 0। सभी के मान कितने होते हैं बच्चे, 0 0। अब मैं मानता हूं, अब मैं अपनी एक स्थिति मानता हूं, ठीक है। मैं बैठा हुआ था, मैं मस्त बैठा हुआ था, मूवी देख रहा था, मूवी देख रहा था। अब मूवी देखते देखते मेरा फ्रेंड आ गया। अब मैं तो बिजी था भाई मूवी देखने में, मैं तो देख रहा था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैं तो इस चीज को पहचान रहा था। अब जब कटप्पा बाहुबली को मारने वाला था, इतने में मेरा फ्रेंड मेरे पास आ गया, ओ आकाश, ओ आकाश। मैंने कहा दूर, मैंने कहा दूर, वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे, मुझे मूवी देखना दे। उसने मुझे टकटकी बांधकर 1 मिनट तक देखा कि भाई ये तो भाव नहीं दे रहा, ये तो झेल ही नहीं रहा, ये तो बात ही नहीं कर रहा। भाई वैसे ही मैं बहुत बिजी आदमी, दिन भर बिजी रहता हूँ, दिन भर मेरे को मूवीज देखना रहती है, दिन भर मेरे को घूमना रहता है, इतना बिजी आदमी हूं मैं कि दिन भर मेरे को मूवी देखना है, दिन भर मेरे को घूमना है। तो मैं उस दिन भी बहुत अपने बिजी शेड्यूल को मेंटेन करता हुआ मूवी देख रहा था। मुझे ये राज पर से पर्दा उठाना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उस राज को देखते हुए मेरा फ्रेंड मेरे पास आ जाता, मैंने कहा दूर, मैंने कहा वहीं खड़ा रहे, वो भाई वहीं खड़ा हो जाता है। मैं तो बेला आदमी हूं, मैं तो फ्री आदमी हूं, मैं क्या देख रहा था, मूवी। अब जब मैं मूवी देख रहा था ना, तो मैंने कहा भाई दूर खड़ा रहे, चल जा अभी यहां से, बाद में आना। तो वो भाई चला जाता है, वो भाई चला जाता है। अब वो धीरे धीरे जाता है, मुझे पलट के, ए भाई इसने तो भाव नहीं दिए, ए भाई इसने तो भाव नहीं दिए, ए भाई इसने तो भाव नहीं दिए। ये बात सोचता सोचता वो क्या जाता रहता है। अब जब वो जा रहा होता है ना, तो जब मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूं, मैंने जब उससे बोला ना तू भाई जा, तो उसे मैंने बोला ना जा, तो वो उसके मूवमेंट का, वो उसकी गति का पहला पॉइंट था, वो उसकी गति का पहला पॉइंट था जहां पर वो खड़ा हो गया था। और समय कितना था बच्चे, 0। अब मैं उसका गति, उसका मोशन, उसकी चाल, उसके चलने को मैं कहां से शुरू कर रहा हूं नापना, जब मैंने बोला था भाई तू जा। तो मान कितना था समय का, 0। जब समय का मान 0 था ना बच्चे, तो समय किस पर लेते हैं, एक्स अक्ष पर। तो वो भाई साहब भी वाई अक्ष पर खड़े थे, मतलब वाई अक्ष से सापेक्ष कितने, 0 पर खड़े थे। उन्होंने चलना शुरू नहीं करा। अब भाई उन्होंने मेरी तरफ देखा, यार ये भाव नहीं दे रहा, यार ये क्या करूं यार, अब मैं क्या करूं, ये तो बाहुबली देखने में बिजी है, ये तो अभी तक पता लगा रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये राज जब पता लगाने में बिजी है तो ये भाव नहीं देगा। तो भाई नाराज हो गए, भाई नाराज होकर जाने लगे। अब मैं उनके मोशन को, मैं उनके चलने को, मैं उनके जो विस्थापन है उसको नाप रहा हूं, उन्होंने किस तरह से विस्थापन कवर करा। तो बच्चे जब समय 0 था तो उनका विस्थापन भी कैसा था, 0 था। अब बच्चे देखो, जब समय 1 सेकंड हो गया ना, तो उस भाई साहब ने भी 1 मीटर की दूरी तय कर ली। कितनी दूरी तय कर ली, 1 मीटर की। अब समय 2 सेकंड हो गया ना, तो उन भाई साहब ने भी 2 मीटर की दूरी तय कर ली। अब समय
3 सेकंड हो गए ना, तो उन भाई साहब ने भी 3 सेकंड की दूरी तय कर ली। अब जरा कमेंट देकर बताना कि ये एक समान चाल है या असमान चाल है। मैंने ये सारी बातें पढ़ाई हैं, ये एक समान है या असमान है, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। तो बच्चे देखिए अपन ध्यान से, अब इनके लिए, इन भाई साहब के मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मैं बना रहा हूं एक ग्राफ। मेरे पास x के निर्देशांक आ गए, मेरे पास y के निर्देशांक आ गए, इन दोनों निर्देशांकों को ध्यान में रखते हुए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और उस ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा, और इस प्लॉट करने के बाद हम उसका ढलान और क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, तो ये रहा 0, ये रहा 0। अब बच्चे देखो, ये हो गया मान 1, ये हो गया मान 2, ये हो गया मान 3। अब ये हो गया मान 1, ये हो गया मान 2, ये हो गया मान 3। ठीक है, अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे, इसी स्थिति का ग्राफ। तो पहले मुझे x और y के निर्देशांक कितने थे, 0 0। तो लो भाई, शुरुआत कहां से हो गई, 0 0 से। अब उसके बाद x और y के निर्देशांक कितने थे, 1 और 1। कितने थे बच्चे, 1 और 1। तो लो भाई, शुरुआत कर दिया अपन 1 और 1 से। तो ये बढ़ा दिया मैंने 1 को, ये बढ़ा दिया मैंने 1 को। ये लो भाई, मिल गए यहां पर। अब ये कटान बिंदु हो गया, क्रॉस सेक्शन पॉइंट हो गया। अब ये लो भाई, इसको यहां से बढ़ा दो, ये लो भाई, इसको यहां से बढ़ा दो, ये लो भाई, बढ़िया तरीके से आ गया। अपन दूसरे पॉइंट पर आ गए। अब तीसरा देखो, ये लो भाई, इसे यहां से बढ़ा दो, ये लो भाई, इसे यहां से बढ़ा दो, ये लो भाई। ये सारे के सारे निर्देशांक के सापेक्ष ये मान कितना हो गया, 1 1, ये मान कितना हो गया, 2 2, ये मान कितना हो गया, 3 3। अब मैंने जब अपने दोस्त को बोला था तू निकल, पहली फुर्सत में निकल, निकल पहली फुर्सत में निकल, तो जब पहली फुर्सत में निकल रहे थे, उस फुर्सत के निकलते हुए समय को, उस फुर्सत के निकलते हुए विस्थापन को सापेक्ष मानकर ऑब्जर्व करके मैंने ग्राफ बनाया। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया था, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैंने ग्राफ बनाया। तो मुझे मिल गई बच्चे एक सरल रेखा, जो कि क्या मिल गई बच्चे, मुझे एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा मिल गई। यार ये बात मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपको सीधी रेखा मिली है तो ये सीधी रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको एक सरल रेखा मिली है तो सरल रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है, जरा कमेंट में डाल के आंसर दे दो कि जब भी विस्थापन दूरी समय के मध्य ग्राफ बनाओगे और हमें सीधी रेखा मिलती है तो क्या मिलता है। तो भाई अब ये मिल गई हमें सीधी रेखा। अब हमें सीधी रेखा का क्या निकालना है, ढलान। इस सीधी रेखा का क्या निकालेंगे बच्चे, ढलान, ढलान ढलान ढलान। अब बच्चे देखना स्लोप, अब बच्चे देखना स्लोप, देखना बेटा ध्यान से। स्लोप कैसे निकालेंगे, y अक्ष में परिवर्तन और x अक्ष में परिवर्तन, ऐसे निकालेंगे ना। अब बेटा ध्यान से देखो, y अक्ष पर तुमने क्या लिया है, विस्थापन, y अक्ष पर क्या लिया बच्चे, विस्थापन, और x अक्ष पर क्या लिया है बच्चे, समय। यार 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 यार, ये तो क्या बोल दिया सर आपने, विस्थापन बटे समय। अरे ये तो क्या बोल दिया सर आपने, विस्थापन बटे समय क्या होता है, विस्थापन बटे समय, याद करो पुरानी बातें, विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो सर आपने जो ढलान निकालना सिखाया था, वो ढलान सिर्फ हवा हवाई नहीं था, उस ढलान ने आपको बहुत सारे फॉर्मूला रटा दिए, बहुत सारी बातें बता दी। तो वहां पर आपने क्या निकालना सीखा बच्चे, वेग। तो ये ढलान का तात्पर्य कोई ढलान वाला नहीं था वहां पर। ये देखो बच्चे, s/t हो गया, x आपने y एक्सिस पर क्या लिया, s मतलब विस्थापन, और x एक्सिस पर क्या लिया, समय। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। तो उस ढलान से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, वेग। उस ढलान से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, वेग। देखो भाई, एक छोटे से टूल ने, एक छोटे से फॉर्मूला ने, एक छोटे से बेसिक ने आपकी चीजों को कितना आसान कर दिया। तो भाई आपको वेग निकालना हो तो आप क्या करोगे, विस्थापन बटे समय करते हो, तो y एक्सिस पर विस्थापन, x एक्सिस पर विस्थापन। अब y एक्सिस में होने वाले परिवर्तन को हम निकालेंगे। किसको निकालेंगे बच्चे, y एक्सिस में होने वाले परिवर्तन को। तो y एक्सिस का फाइनल मान कितना है, 3, फाइनल मान कितना, और प्रारंभिक मान कितना है, 0। ठीक, अब बच्चे x एक्सिस का फाइनल मान कितना है, 3, और प्रारंभिक मान कितना है, 0। तो लो भाई 3 - 0, तो वेग मतलब वेलोसिटी का मान कितना आ गया, 3/3 मतलब 1, और ये वैल्यू आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड। लो भाई, तो अगर आप ढलान निकालना सीख गए हो ना, तो ढलान का मतलब ऐसा कोई ढलान वाला नहीं निकालना, उस ढलान का उपयोग हम कई जगह करने वाले हैं। उस ढलान के फॉर्मूला से हम कई अलग अलग चीजें करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, उस ढलान के फॉर्मूला से कुछ अलग अलग चीजें करने वाले। अब सर क्षेत्र, जैसे ढलान से आपने वेग निकालना सिखाया, वैसे ही क्षेत्रफल से भी हमें कुछ निकालना सिखा दो। वैसे ही हमें क्षेत्रफल से भी कुछ निकालना सिखा दो। तो यार एक काम करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, है ना। इसको अभी करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए मैं स्किप करता हूं। कारण क्या है कि अगर अगला वाला ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ना, अगर इसके बाद वाला ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ना बेटा, तो ये वाला ग्राफ आपके लिए और ज्यादा इजी होगा। तो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, मैं पहचानता हूं, मैं अब जान गया हूं कि आपको पता चल गया है कि यदि आप विस्थापन और समय
किसकी बात करूं बच्चे मैं, विस्थापन और समय ग्राफ का ढलान निकालते हो तो क्या मिलता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है, अगर आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जरा कमेंट करके बता दो यार। कुछ वेग से संबंधित होना चाहिए। तो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, वेग। याद रखना तू, याद। अब मैंने सबूत भी दिए यहां पर, गवाह भी दिए और सॉल्व करके भी बताया, ठीक है। तो बच्चे देख कितने सुने, ये सारे बेसिक्स सीख लिए ना बेटा, यहां पर आपने बेसिक्स सीख लिया ना, और इस बेसिक्स के बेसिस पर, ये रहा बेसिक्स, अगर तुमने बेसिक्स सीख लिया ना बेटा, तो इन बेसिक्स के दम पर आप बहुत सारे ग्राफ को सॉल्व करना सीख लोगे। बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ढलान सिखाया था, इस क्लास के स्टार्टिंग में क्षेत्रफल सिखाया था। अब हम उस ढलान और क्षेत्रफल का उपयोग करना सीख रहे हैं। अब हम उस ढलान और उस क्षेत्रफल को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारी बातें सीख रहे हैं। अब इतना अगर आ गया ना तो जल्दी से थम्स अप कर दो, कमेंट में क्या कर दो, थम्स अप कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। मैं बाद में देख लूंगा भाई, मैं भूल जाता हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। लेकिन भाई देखो, अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हम, वेग समय ग्राफ। वेग मतलब वेलोसिटी, वेग मतलब वेलोसिटी, समय मतलब टाइम। अब भाई आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी, अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर देखा है, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर समझ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी क्या, कि किस अक्ष पर क्या लेना है, किस अक्ष पर क्या लेना है। तो बता दीजिए एक्स अक्ष पर क्या लेंगे और वाई अक्ष पर क्या लेंगे। तो यार मेरे को थोड़ा बहुत याद है, मेरे आकाश सर ने मुझे पढ़ाया था कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे यार, याद करिए, याद करिए। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर समय लेंगे। इतनी देर में तो आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं जब तक ओवर एक्टिंग कर रहा था। ये होता है मूल बिंदु, जहां पर सभी मान कितने होते हैं बच्चे, 0 0। यहां पर सभी मान कितने होते हैं बच्चे, 0 0। अब एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर क्या लोगे बच्चे आप, समय, ठीक। और वाई अक्ष है तो क्या लोगे बच्चे तो बच्चे एक्स अक्ष पर हम लेंगे समय और वाई अक्ष पर हम लेंगे वेग। कारण क्या है, क्योंकि समय एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी, जो कि भौतिक मान एक नियत दर से परिवर्तित होता है। और जब भी किसी वस्तु में एक नियत दर से परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को आप हमेशा एक्स अक्ष के सापेक्ष रखोगे। और आगे देखना बेटा, वाई अक्ष पर हमने वेग रख दिया। अब हम एक स्थिति मानते हैं, अब हम मान लेते हैं, एक स्थिति मान लेते हैं कि एक बालक है, वो बालक गाड़ी चला रहा है। एक बालक है, वो बालक क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। अब वो बालक गाड़ी चला रहा है और मैं बैठा बैठा, मैं तो बेला आदमी हूं, मैं तो फ्री आदमी हूं, आपको पता ही है, मेरे को कोई काम है नहीं। मेरे को बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, नहीं उल्टा बोल दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये पता लगाना। मुझे ये पता लगाना है कि रॉकी भाई गोल्ड माइन में जाके उस गोल्ड का करेंगे क्या, मुझे ये पता लगाना है। और भी बहुत सारी चीजें पता लगाते रहेंगे। तो भाई बात ऐसी है, मैं इतना फ्री हूं, यही सारी चीजें देखता रहता हूं। अब भाई मैं बैठा हुआ था मस्त तालाब किनारे जब मैं बैठा हुआ था ना, जब मैं बैठा हुआ था तो तालाब किनारे एक बोट चल रही थी। क्या चल रही थी, एक बोट, नाव चल रही थी। अब नाव ने चलना शुरू करा, और जब भी कोई वस्तु चलना शुरू करती है, किससे शुरू करती है बच्चे, 0 से। तो नाव ने चलना शुरू करा, तो बच्चे देखो यहां पर वाई अक्ष और यहां पर एक्स अक्ष। नाव ने चलना शुरू करा 0 पर, और जब उसका वेग था 0। अब उस नाव ने, उस बोट ने, जो बोट चलाने वाला सेलर था, जो बोट चलाने वाला नाविक था, उस नाविक ने करा क्या, उस बोट को चला, चप्पू वाली बोट नहीं थी वो ऐसे वाली बोट नहीं थी, वो ऐसे करके चलाता ना, वो नहीं थी, मोटर बोट थी, बहुत तेज चलती है, जो मोटर बोट थी, जो बहुत तेज चलती है। तो वो मोटर बोट उस भाई साहब ने चालू करी, उस मोटर बोट को उसने चालू करी। अब वो मोटर बोट क्या करा, अब मोटर बोट जब उसने चालू करी ना, 0 से प्रारंभ करी होगी। अब उस भाई साहब ने 1 सेकंड बाद उस मोटर बोट की गति कितनी कर दी, 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड बाद कितनी गति हो गई, 1 मीटर प्रति सेकंड। अब 2 सेकंड बाद उस मोटर बोट की गति कितनी हो गई, 2 मीटर प्रति सेकंड। गति मतलब यहां पर वेग है भाई, वेग और गति एक ही चीज है, वेग और मतलब वेग और चाल एक ही चीज है। वेग और चाल, क्योंकि चाल दिशा रहित होती है और वेग एक दिशा सीधी वाली। अब अधिक जानकारी के लिए पुराने लेक्चर को देखकर आए, पुराने लेक्चर में सारी बातें तमाम सबूतों और गवाहों के साथ बताई गई हैं। आगे देखो, एक्स हो गया, वाई हो गया। अब बच्चे देखो, वही नाव तीसरे सेकंड में कितने आ गई, 3 मीटर प्रति सेकंड पर, ठीक। मान लो वही नाव चौथे सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड की गति को लेती है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो ना बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना,
तो हर एक सेकंड उसकी गति बढ़ती जा रही है, हर एक सेकंड उसका वेग बढ़ता जा रहा है, हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है बच्चे, बढ़ती जा रही है, उसका वेग बढ़ता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। जिन जिन बच्चों को ये ग्राफ प्लॉट करना आता है, 10 तक गिनती गिन रहा हूं, 10 तक गिनती गिन रहा हूं, ग्राफ प्लॉट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 तक गिन लिया 10 तक। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, आपने कर लिया होगा, 10 सेकंड में हो जाता है ग्राफ प्लॉट। अब देखो भाई इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। अब पहले तो एक्स एक्सिस निर्देशांक देखो, वाई एक्सिस निर्देशांक, तो एक्स के 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। अब वाई के देखो बच्चे, वाई के क्या हो जाएंगे, 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4। ठीक है, अब बच्चे निर्देशांक के सापेक्ष आपको क्या करना है, इस निर्देशांक के सापेक्ष आपको ग्राफ बनाना है। तो बच्चे देखो पहला 0 0, तो ये बन गया 0। अगला है 1 1, तो ये लो भाई 1 1 बन गया 1 1। अब अगला देखो 2 2, अब ये बन गया भाई 2 2, ठीक, ये बन गया भाई 2 2। अगला देखो 3 3, ये बन गया भाई 3 3। ठीक है, अगला देखो 4 4, ये बन गया भाई 4 4, ये बन गया भाई 4 4। ठीक, अब इनको मिलाने वाली एक लाइन बना दो, तो ये बना दी बच्चे मैंने लाइन, मिलाने वाली ये लाइन बना दी, ये बना दी मैंने लाइन। अब भाई मुझे इस लाइन का ढलान निकालना है, अब भाई मुझे इस लाइन का ढलान निकालना है। ढलान निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, ढलान निकालने का फॉर्मूला मुझे याद है, क्या था ढलान का फॉर्मूला, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू वाई में परिवर्तन, तो y में परिवर्तन मतलब डेल y, और x में परिवर्तन मतलब डेल x। अब y यहां पर कौन से मान को प्रदर्शित कर रहा है, y यहां पर प्रदर्शित कर रहा है v को, y यहां पर किसको प्रदर्शित कर रहा है बच्चे, v को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे t को। अब मुझे आंसर दीजिए, v बाई टी, वेग बटे समय क्या होता है, वेग बटे समय याद करो पुरानी क्लास, मैंने पूरा एक लेक्चर त्वरण के आधार पर पढ़ाया हुआ है। तो वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण। तो इस स्थिति में जब भी आप वेग समय ग्राफ का, किसका बच्चे, वेग समय ग्राफ का ढलान निकालोगे, किसका बच्चे, वेग समय ग्राफ का ढलान निकालोगे ना, तो उस ढलान में आपको क्या मिलेगा, त्वरण। क्या मिलेगा बच्चे, त्वरण। अब देखो त्वरण निकालते हैं अपन, क्या बच्चे, वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, वेग बटे समय होगा, क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। अब देखो त्वरण निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो भाई देखो डेल वाई, वाई का परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 4 माइनस 0, और एक्स का, जब आप एक्स का मान निकालोगे तो भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक मतलब 4 माइनस 0, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं, मान आएगा a, तो त्वरण का मान क्या आ गया 1। और त्वरण का मात्रक आपको याद है, अगर आपको याद है ना तो कमेंट करके आंसर दे दो, पर किसी को बताना मत, इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई त्वरण का मात्रक जो भी हो किसी को बताना मत, आप किसी से पूछना मत, आप खुद ही दिमाग लगाना, और आप खुद ही दिमाग लगाते हुए इसको सॉल्व करना, इसको वैल्यू को पुट करना। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बेसिस पर दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके बेसिस पर दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है क्या, कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित कर रहा है बच्चे, त्वरण। तो हमने त्वरण निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर अब आप इसका क्षेत्रफल निकलवा दो, पुराना वाला तो आपने छोड़ दिया था, अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो आज हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चे, वेग और समय ग्राफ का। किसका बच्चे, वेग और समय ग्राफ का। किसका बच्चे, वेग और, पहले हमने निकाला था विस्थापन इनटू समय का, ठीक है, विस्थापन समय का। अब हम निकालेंगे वेग समय का। बच्चे ध्यान से देखना, बच्चे बड़े ध्यान से देखना, बड़ा साधारण सा सूत्र है, बड़ा साधारण सा सूत्र है। अब बच्चे देखो ध्यान से, अब बच्चे पूरा ध्यान यहां देना, बड़ा साधारण सा सूत्र है, बड़ा साधारण सा सूत्र है, आपको सारी बातें समझ आएंगी। अब याद करो ढलान, अब याद करो ढलान कैसे निकालते हैं, ढलान 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 ढलान, तो कैसे निकालते हैं, y में परिवर्तन x में परिवर्तन का भाग दे दो। अब यहां पर हमको निकालना क्षेत्रफल, तो सेम स्थिति ले लेता हूं, ये ले ली बच्चे मैंने सेम स्थिति, और मुझे निकालना है इस शेडेड एरिया का। मुझे क्या करना है, इस शेडेड एरिया का, ये जो एरिया मैंने शेड करा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे से बना दूं उसे, ठीक है, ये जो एरिया मैंने शेड करा है ना, इस शेडेड एरिया का मुझे क्या निकालना है, इस शेडेड एरिया का जो भी आपको निकालना है, क्या निकालना है, यहां पर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मैथ्स के कुछ सिंपल से टूल। अब क्षेत्रफल, आप पुरानी बातें याद करो, मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, देख लो, यहां देख लो, मैंने आप स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ था, ये रहा। ठीक है, अभी आजा भाई आजा, ये देखो, इस 2 को थोड़ी देर इग्नोर कर दो, y इंटू एक्स, वाई का मान और x के मान,
y का मान और x के मान, ठीक है, y का मान और x के मान में परिवर्तन के बेसिस पर आप y और x के मान में जो गुणा होगा उसके बेसिस पर आप क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, y इंटू एक्स, जो भी y का मान है और जो भी x का मान है उसको पुट कर दो। अब बच्चे देखो y का मान क्या है, वेग, y का मान क्या है, वेग, y का मान क्या है, वेग, और यहां पर x का मान क्या है, t, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, v इंटू टी, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, v इंटू टी। अरे यार सर यार कुछ याद आ रहा है हमें v इंटू टी से, याद करो पुरानी क्लासेस, याद करो पुरानी क्लासेस, पुरानी क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, याद करो भाई, याद करो कि बच्चे जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है विस्थापन बटे समय। क्या होती है बच्चे, विस्थापन बटे समय। देखो बेटा वेलोसिटी क्या बताती है आपको, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो सर अगर मैं इसे यहां ले जाता हूं तो विस्थापन इज इक्वल टू क्या आ गया, वेग गुणा समय। तो वेग गुणा समय क्या हो गया बच्चे, विस्थापन। 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 तो जब भी वेग गुणा समय होगा तो उसका तात्पर्य है आप क्या निकाल रहे होगे, विस्थापन। तो लो भाई आपको नई बात पता चल गई कि वेग समय ग्राफ का जो ढलान, जो क्षेत्रफल है, वेग समय ग्राफ का जो एरिया है ना, वो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। यल ग्रीन दिख नहीं रहा होगा, दिख जाएगा। ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विस्थापन। तो जब भी आपको विस्थापन निकालना होगा क्या करोगे बच्चे, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मान को गुणा कर दो, ठीक है। क्या कर देंगे बच्चे, विस्थापन निकालना है। अब बच्चे देखें वेग का मान यहां पर कितना आया था, वेग का मान 0 से लेकर 4, तो ये आ गया 4, और विस्थापन का मान कितना आया था, 0 से लेकर 4, ये लो भाई। तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 16। इसका विस्थापन कितना हो गया बच्चे, 16 हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, और इसका मात्रक आप पुट कर देना। अब ये कैसे हुआ, तो भाई यहां पर हमको दो नई नई बातें पता चली, दो प्यारी प्यारी बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है ना, वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है ना, वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो प्रदर्शित करता है त्वरण का, और यही वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है बच्चे, विस्थापन। अगर ये बात समझ आई है तो हम वापस आते हैं इस वाले ग्राफ पर। अब बच्चे देखें ध्यान से, अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल मैंने आपको सिखाया हुआ था थोड़ी देर पहले कि सर क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान का गुणा कर दोगे, एक्स अक्ष और वाई। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चे, कैसे, ये y इंटू में x। अब y अक्ष पर क्या लिया है, s, s मतलब क्या है बच्चे यहां पर विस्थापन, और x अक्ष पर क्या लिया है, t। अब आप मुझे बताइए कि विस्थापन गुणा समय का कोई फॉर्मूला है, विस्थापन गुणा समय का कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है। विस्थापन, आप सोच रहे होगे सर विस्थापन बटे समय तो वेग होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, लेकिन विस्थापन गुणा समय कुछ नहीं होता। क्या बोला, विस्थापन गुणा समय कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। तो तुझे इस ग्राफ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुझे इस ग्राफ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कारण क्या है कि भाई विस्थापन गुणा समय का क्षेत्रफल क्या बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा। विस्थापन गुणा समय का क्षेत्रफल क्या बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि सर विस्थापन गुणा समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर विस्थापन बटे समय हम कर देते तो हम वेग निकाल देते। याद आया, याद आया, याद आया, याद आया। तो यहां पर तू चाल भी नहीं निकाल सकता, यहां पर तू स्पीड भी नहीं निकाल सकता, यहां पर तू त्वरण भी नहीं निकाल सकता, कुछ भी नहीं निकाल सकता। इसलिए तू ये ग्राफ ही ना पढ़, तू ये ग्राफ ही ना सीख। तूने आज 3 तरह के ग्राफ सीखे। पहला कौन सा, यहां पर विस्थापन समय ग्राफ का ढलान सीखा, उसके बाद सीखा अपन ने बच्चे वेग समय ग्राफ का ढलान सीखा, और इसके बाद वेग समय ग्राफ का एरिया सीखा। अब तुम फटाफट कमेंट करके तीनों ग्राफ की स्थितियां बता दो कि तीनों ग्राफ में आपने क्या क्या सीखा, तीनों ग्राफ में आप क्या क्या ड्रॉ कर रहे हो, तीनों ग्राफ में आपने क्या क्या प्लॉट कर लिया। अब फटाफट कमेंट करके मुझे इन सारी बातों के आंसर दे दो। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब विराम के ग्राफ, अब विराम के ग्राफ, और विराम के ग्राफ और ये सीधी रेखा पर और एक सीधी रेखा के सापेक्ष पहले हम बना लेते हैं यहां पर विराम का ग्राफ। अब आपको सारी बातें पता चल गई बेटा। पहले मैं बना लेता हूं यहां पर विस्थापन समय ग्राफ, ठीक, और उसके बाद बना देता हूं मैं वेग समय ग्राफ, ठीक है। पहले मैंने बना दिया विस्थापन समय ग्राफ और फिर मैं बना देता हूं वेग समय ग्राफ। अब भाई एक बार की बात है, मैं देख रहा था एक मूवी, जिस मूवी में बताया जा रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।
अब जब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैं उस मूवी में इतना खोया हुआ था कि मुझे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी, मुझे पता नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है। और जब मैं मूवी देख रहा था ना, इतने में मेरा एक दोस्त आता है, और वो दोस्त मेरे से बोलता है, अरे आकाश। मैं कहता हूं चुप, दूर खड़ा रहे। अब भाई मैं देख रहा हूं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मैं देखने में बिजी हूं और वो वहीं खड़ा हुआ, वो भाई साहब वहीं खड़ा मेरे से, मैं शून्य हूं, मेरे से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ, 2 मीटर की दूरी पर, मेरे से शून्य से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ, 2 मीटर की दूरी पर। अब 1 सेकंड हो गया वो 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 2 सेकंड हो गया 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 3 सेकंड हो गया 3 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 4 सेकंड हो गया 4 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 5 सेकंड हो गया 5 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 6 सेकंड हो गया 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 1 साल हो गया 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 2 साल हो गया 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 3 साल हो गया 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, 1000 साल हो गया 2 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है। अरे भाई उसका विस्थापन बदल ही नहीं रहा, वो मुझसे 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और वो हमेशा खड़ा रहेगा। तो भाई देखें ध्यान से, मान लो ये हो गया हमारे ओरिजिन, ये हो गया समय 1 सेकंड, ये हो गया समय 2 सेकंड, ये हो गया समय 3 सेकंड, ये हो गया समय 4 सेकंड, ये हो गया विस्थापन 1 मीटर, ये हो गया विस्थापन 2 मीटर, ये हो गया विस्थापन 3 मीटर। तो वो भाई साहब मुझ शून्य से, मैं क्या था शून्य, मुझसे कितनी दूरी पर खड़े थे, मुझसे खड़े थे भाई साहब जब समय शून्य था, मुझसे कितनी दूरी पर खड़े थे, 2 मीटर की दूरी पर। अब अच्छे देखो आगे, अब भाई समय 1 सेकंड हुआ तो वो कितनी दूरी पर खड़े हुए थे, 2 मीटर की दूरी पर खड़े थे। अब समय 2 सेकंड हुआ तो वो कितनी दूरी पर खड़े थे, 2 मीटर की दूरी पर खड़े थे। अब समय 3 सेकंड हुआ, कितनी दूरी पर खड़े थे, 2 सेकंड की दूरी पर खड़े थे। तो ये भाई साहब एक ही जगह पर, नियत तौर पर एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, उनका विस्थापन एक ही जैसा है। तो बच्चे मैं इन सारी बातों को सबूत मानकर, इन सारी बातों को गवाह मानकर मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो बच्चे देखो 0 और 2, लो भाई पहले निर्देशांक 0 और 2, पहले निर्देशांक ये आ गए। अब अगले निर्देशांक क्या है, 1 और 2। तो ये तो आप जानते हो किसका है, समय है, और ये क्या है बच्चे, विस्थापन है। तो इसका बना दो भाई 1 और 2। तो ये बना दिए मैंने 1 और 2 बना दिए बच्चे मैंने। अब देखो ये 3 और 2, ये बना दिए मैंने 3 और 2, ठीक है, 2 और 2 और 3। अब बच्चे ऐसे बनाते जाओ। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, ठीक है, 3 और 2 यहां लेना था, मैंने यहां ले लिया। तो बच्चे देखो ध्यान से, ठीक, हाँ क्या था, ये 0 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, अब 2 और 2। तो बच्चे ये बना दिया मैंने, नीले कलर का उपयोग कर रहा हूं तो नीला कलर ही लूं भाई, ठीक। अब बच्चे ये 2 और 2 को तो समय 2 था और इनका विस्थापन भी 2 है, ये लो भाई ये बना दिया, ठीक। अब बच्चे 3 और 2 तो समय 3 था, इनका विस्थापन भी यही है। अरे भाई सारे बिंदुओं को जोड़ दो। आप सर कहां इतनी मेहनत कर रहे हो, आप सारे बिंदुओं को जोड़ दो। तो अगर किसी वस्तु का आप ग्राफ बनाते हो, क्या बोला सर आपने, अगर आप किसी वस्तु का ग्राफ बनाते हो और वो वस्तु विराम पर है, और वो वस्तु किस पर है, विराम पर है, तो इस स्थिति में आपको एक सीधी रेखा मिलेगी, आपको एक सरल रेखा मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। तो भाई ये सीधी रेखा किसके समांतर है, ये एक्स एक्सिस के समांतर है भाई। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे किसका, इसका एक्स एक्सिस के समांतर मिलेगा। जब भी हम विराम का ग्राफ बनाएंगे, जब भी कोई वस्तु विराम पर है, उस स्थिति में हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। उस वस्तु का विस्थापन परिवर्तित नहीं हो रहा, उस वस्तु का विस्थापन नियत है, उस वस्तु का विस्थापन कांस्टेंट है। तो आपको कैसी रेखा मिलेगी बच्चे, सीधी रेखा मिलेगी। अब आप बढ़ाते जाओ, 1 साल 2 साल 3000 साल 5000 साल 10,000 साल, विस्थापन नियत है ना भाई, तो उसके लिए सीधी रेखा ही मिलेगी। अब बच्चे आगे बात करते हैं वेलोसिटी की। अब भाई इसी ग्राफ को मैं वेग के सापेक्ष बनाता हूं। अब हुआ क्या, मैं मूवी देख रहा था, अब हुआ क्या, मैं मूवी देख रहा था, तो भाई ये रहा 0, ये रहा ए, उसी स्थिति को मान लेते हैं, ये रहा 2, ये रहा 2, ठीक, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 3, और थोड़ा सा और ज्यादा भी बना देते हैं, ये रहा 4 और ये रहा 5, ठीक है। अब बच्चे देखो, वो भाई साहब वहीं खड़े हुए हैं, मैं मूवी देख रहा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस राज को पहचानने के लिए मैं क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था। और जब मैं मूवी देख रहा था ना बेटा, तो मूवी को देखते हुए मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या चीज ऑब्जर्व करी, कि वो भाई साहब वहीं खड़े हुए हैं, कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। तो उन भाई साहब का विस्थापन तो 2 मीटर है, मेरे से विस्थापन 2 मीटर है। अब वो सदियों तक वहीं खड़े हुए, जब सदियों तक वहीं खड़े हुए तो उनके विस्थापन में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। और जब विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में उनका वेग कितना हो गया, 0। जब वो 1 सेकंड पर थे,
कितने बच्चे, एक्स अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, समय, और वाई अक्ष पर क्या लेना है, वेग। जब वो 1 शून्य सेकंड पर थे ना बच्चे, जब वो 0 सेकंड, तो उनका विस्थापन कितना था, 0। यहां मैं लिख देता हूं वेग, और यहां पर मैं लिख देता हूं विस्थापन। जब वो 0 सेकंड पर थे ना, तो उनका वेग कितना था, 0 था। कारण क्या है, विस्थापन तो 2 था, लेकिन विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं। अब विस्थापन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वो भैया बेशरमों की तरह मेरे सामने खड़े हुए। अब ऐसे देखिए, मान लो समय हो गया 1 सेकंड, वो भाई वेग 0 है, समय हो गया 2 सेकंड, वेग 0 है, समय हो गया 3 सेकंड, वेग 0 है, समय हो गया 3 लाख करोड़ साल, तो वेग कितना है, 0 है। ठीक है, तो बच्चे अब हम इसको सापेक्ष मानकर एक ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको सापेक्ष मानकर एक ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो भाई यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, एक्स एक्सिस का मान बढ़ रहा है लेकिन वाई एक्सिस का मान नहीं बढ़ रहा। तो इस स्थिति में आपको मिल गई एक सीधी रेखा, और कहां मिली, एक्स अक्ष पर। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, आपको तो चाहिए भाई एक लाइन बनाना है, आपको तो मानना ही नहीं है, आपको तो भाई ग्राफ बनाना ही है, आप तो मान ही नहीं रहे हो। इस स्थिति में जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो एक सरल रेखा मिलेगी, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन किस अक्ष से समांतर मिलेगी, किस अक्ष पर होगी, एक्स अक्ष पर। मैं मान गया हूं कि आपको आज सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे। अब ये ग्राफ में एक समान गति और असमान गति के बारे में बता चुका हूं। तो बच्चे देखें, एक समान गति का ग्राफ, वैसे ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, वाई अक्ष पर क्या लेते हैं, एक्स अक्ष पर हम लेते हैं समय, और वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं बच्चे, यहां पर विस्थापन ले लेते हैं अपन। ये विस्थापन समय ग्राफ बना देते हैं एक समान गति के लिए, और असमान गति के लिए आप खुद बनाओगे। विस्थापन समय ग्राफ बना देते हैं एक समान गति के लिए। तो यार 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 मान लो एक भाई साहब अपने, वही उन्हीं भाई साहब को मान लेते हैं जो मुझे मूवी देखने में, मेरी मूवी के एंटरटेनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो समय कितना था, 0। उन भाई साहब का विस्थापन कितना था, 2। समय कितना था, 0। अब वो भाई साहब क्या हुआ, अब वो भाई साहब बहुत देर होगा, 3 करोड़ लाख साल हो गए, मैं अभी भी देख रहा हूं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब वो भाई कहने लगे यार तू अब होगा मेरे 3 लाख करोड़ साल, अब मैं जा रहा हूं। तो वो 3 लाख करोड़ साल बाद चलना शुरू करते हैं। 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर। तो 0 से उन्होंने चालू करा 2 मीटर पर। ठीक, अब 1 सेकंड पर कितना, 2 मीटर, अगले दूसरे सेकंड में कितना बच्चे, 2 मीटर, अगले दूसरे सेकंड में कितना बच्चे, 2 मीटर। अब यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चे, ग्राफ। तो बच्चे देखना 2-2 मीटर बढ़ रहा है, तो अगर आप ग्राफ के सापेक्ष मानते हो, तो जब ये 0 पर थे ना, 0, अब 2 मीटर चले तो कितना हो गया, 2। अब 2 मीटर और चले तो कितना हो गया, 4। 2 मीटर और चले तो कितना हो गया, 6। तो अब हम इन स्थितियों को सापेक्ष मानकर, इन स्थितियों को मानकर हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर क्या बन गया बच्चे, 0, यहां पर क्या आ गया 1, यहां पर क्या आ गया 2, यहां पर क्या आ गया 3, और यहां पर क्या आ गया बच्चे, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, हमने सबसे पहले 0 लिया, फिर क्या लिया है 2, फिर लिया है 4, फिर क्या लिया है 6। अब इनके लिए ग्राफ बनाना है 0 0 1 2, तो ये लो भाई 1 2 का ग्राफ, फिर क्या 2 4, ये लो भाई 2 4 का ग्राफ, ये लो 6 3 का ग्राफ। तो एक समान चाल, अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 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 1 सेकंड में 2 मीटर। तो समान समय अंतराल और समान दूरी, समान समय अंतराल और समान दूरी, इस स्थिति में जो गति होती है वो होती है एक समान होती है। और अगर और कुछ सीखना हो तो पुराने लेक्चर को फिर से दोबारा देखना, वहां पर सारी चीजें डली हुई हैं, सब बताया है। एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, सारी बातें मैंने आपको वहां बताई है। तो अब अगर मैं एक समान चाल के लिए ग्राफ बनाता हूं तो मुझे मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलती है बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा मिलती है भाई, एक सरल रेखा मिलती है भाई। याद रखना, एक समान गति के लिए जब मैं ग्राफ बनाता हूं ना, तो मुझे क्या मिलती है बच्चे, सरल रेखा मिलती है। अब मैं आपको यहां पर एक कंडीशंस बता रहा हूं, एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए अब आप खुद करेंगे, ठीक है। अब बच्चे एक समान, मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये होमवर्क है बच्चे, एक तरह से आप ये मान लो इट इज होमवर्क। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गए तो थोड़ी मेहनत तो तुम कर लो रे बबुआ। मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मान लो एक्स अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूं, समय। तो कोई वस्तु है जो गति कर रही है। अब कोई वस्तु जब गति कर रही है तो जब समय 0 था तो उसका वेग भी क्या था, यहां पर क्या लेंगे बच्चे, वेग, और यहां पर क्या लेंगे बच्चे, समय। तो वीटी ग्राफ हम बना रहे हैं। अब उस वस्तु ने एक समान चाल, अब उस वस्तु ने एक समान चाल से अपने आप में परिवर्तन किया। आपको ग्राफ बनाना है,
आपको ग्राफ बनाना है, आप खुद बनाना, ठीक है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसके अलावा और भी स्थितियां हो सकती हैं। तो एक मान लो समय जब 1 था, तो उस स्थिति पर उसकी चाल कितनी थी, 1 मीटर प्रति सेकंड। कितनी थी, 1 मीटर, मतलब वेग कितना था, 1 मीटर प्रति सेकंड। अब समय 2 था, अब समय 2 था, तो उसने अपनी गति को वही रखा, कितनी कर लिया उसने, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब समय 3 था, तो उसने कितनी कर ली, 3 मीटर प्रति सेकंड। अब इस बात को सापेक्ष मानकर आप एक ग्राफ बनाइए, और इस ग्राफ को बनाने के बाद, ये एक एग्जाम्पल है भाई, ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आप मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि आपके ग्राफ में आंसर क्या आया है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इस तालिका में कार की गति के बारे में डेटा दिया गया है, ग्राफ प्लॉट करें। मतलब हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कार है जो चल रही है, और इस कार की गति का डेटा दिया हुआ है, और उस डेटा के सापेक्ष मानकर, डेटा को रिस्पेक्ट में मानकर हमें क्या प्लॉट करना है बच्चे, ग्राफ प्लॉट करना है। बड़ा सिंपल सा है बच्चे। तो भाई समय दिया गया है और डिस्टेंस दी गई है, समय दिया गया है डिस्टेंस, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, तो सर ग्राफ तो ऐसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ तो ऐसे प्लॉट करते हैं, याद है आपको। सर आप बताइए ना, सर आप बताइए ना, सर आप बताइए ना कि एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, सर आप बताइए ना एक्स अक्ष पर क्या लेंगे। इतनी देर में तो तुमको पता चल गया होगा एक्स अक्ष पर क्या लेंगे। इतनी देर में अगर तुम्हें पता चल गया है ना कि एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, जरा कमेंट में डाल दो। तो भाई मुझे नहीं पता एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, मुझे नहीं पता एक्स अक्ष पर क्या लेंगे। तो भाई समय कितना दिया हुआ था, आर में, तो मैंने कहा ले लिया उसे एक्स अक्ष पर, और ये टाइम दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, आर में, ठीक। और वाई अक्ष पर डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस दी है, किस में दी है, किलोमीटर में, ठीक है। किस में दी है बच्चे, किलोमीटर में। अब सर सारी बातें छोड़ो, आप तो ग्राफ बनाओ, आप तो ग्राफ बनाओ। तो टाइम 11 से शुरू हो रहा है, टाइम किससे शुरू हो रहा है, 11 से। तो डिस्टेंस, तो भाई यहां पर 11 से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले 0 0 कर दो, सबसे पहले सारी वस्तुओं को क्या कर दो, 0 0। उसके बाद कहां जाओ, 11 बज गया, कितना बज गया बच्चे, 11। पहले तो 0 रख, उसके बाद कितना बज गया भाई, 11:30, 11:30। उसके बाद कितना बज गया बच्चे, 12 बज गया, ठीक है। उसके बाद कितना बज गया, 12:30, ठीक है। अब बच्चे यहां पर देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस 0 से दी है, फिर कितनी हो जाएगी बच्चे, 30, फिर कितनी हो जाएगी यहां पर 65, फिर कितनी हो जाएगी बच्चे 100, फिर कितनी हो रही है यहां पर 100, ठीक है। अब ये आप ग्राफ को सफाई से प्लॉट कर लेना, ये आप ग्राफ को अच्छे से प्लॉट कर लेना। अब बच्चे देखो निर्देशांक बनाते हैं, 0 और 11, तो ये रहा 0 और 11, देखा आपको 0 और 11, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस को 0 ले रहे हो, डिस्टेंस, लेकिन समय बढ़ गया कहां का, 11, तो ये बन गया हमारा पहला बिंदु। अब अगला देखो डिस्टेंस कितनी लेना है, 30, और समय कितना लेना है, 11:30, तो ये रहा 11:30 और ये रहा 30, तो इसको बढ़ा दो, ये मिल गया हमें वो बिंदु, ठीक है। अब क्या 12 बजे भी 30 है, तो ये रहा 12 और ये 30, तो ये रहा 30, ये रहा 12, इसको भी बढ़ा दो, ये बन गया 30, ठीक। अब अच्छा आगे देखें, अब आगे देखें उसके बाद, ठीक, उसके बाद आगे देखें बेटा, उसके बाद आगे देखें 65 और 12.5, 65 और 12.5, 65 और 12.5, तो 12.5, और ये रहा 65, तो ये रहा, इसको यहां मिला दो। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि इन सभी लाइंस को ज्वाइन कर दो, इन सभी लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन, तो ये मिल गया आपका ग्राफ। ये सर अब मैंने बता दिया, अब आप खुद ड्रॉ करें। अब आप क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। अब आप इसे क्या करेंगे बच्चे, ड्रॉ करेंगे। अब एक और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, एक और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये कौन सा ग्राफ है बच्चे, स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। इस वीटी ग्राफ को अच्छे से देखो और मुझे बताओ कि इस कार की प्रारंभिक गति क्या है। मतलब एक कार है, उस कार को सापेक्ष मानकर हमने ग्राफ बनाया हुआ। अब कार की प्रारंभिक गति क्या है, तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा। तो ये पॉइंट जब क्या है, जब समय 0 है, तो कार की प्रारंभिक गति क्या हो गई बच्चे, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। उसके बाद देखो कार द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम गति क्या है, तो कार बढ़ती बढ़ती यहां पर आई, और ये 30 और 40 के बीच में है, तो अधिकतम गति कितनी हो गई उसकी, 35 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला है कि ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को बताता है। मैं आपको हिंट दूं, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो आपको एक ऐसे पॉइंट को ढूंढना है जहां पर वेग में परिवर्तन ना हो, जहां पर वेग में परिवर्तन ना हो, जहां पर वेग में परिवर्तन ना हो, और आंसर दे देना मुझे,
आंसर दे देना मुझे। उसके बाद ग्राफ का कौन सा भाग अलग अलग मंदता को दर्शाता है, मतलब जो गति है ना उसमें कमी होना, जो गति है ना उसमें कमी होना कहलाता है मंदता। तो यार ना जाने कौन सा भाग मंदता को बताता है, तो जरा आंसर मुझे दे देना। इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता, इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास को अंत करते हैं अपन। अगर आपने किसी भी काम को मन में ठान लिया तो आपकी आधी जीत तो वही हो जाती है। जैसे मैंने होमवर्क के ग्राफ दिए, आप मान लो क्या आपको वो ग्राफ बनाना ही है, आप मान लो आपको ग्राफ सॉल्व करना ही है। अगर आपने मन में ये बात मान ली, अगर आपने मन में खुद से प्रॉमिस कर लिया कि आपको वो ग्राफ बनाना ही है, आपको वो प्लॉट करना ही है, आपको वो करना ही है, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, तो आधा ग्राफ तो वहीं प्लॉट हो गया। आपने मान लिया ना कि करना है। तो बच्चे किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है दृढ़ निश्चय, सबसे पहले जरूरी है माइंड को सेट करना, सबसे पहले जरूरी है अपनी भावनाओं को काबू करते हुए निश्चय लेना कि मुझे करना ही है। उदाहरण के लिए जब हम पढ़ने बैठते हैं ना यार, फोन का यूज करते हैं, पीछे से किसी इंस्टाग्राम या फिर किसी अन्य किसी दोस्त का मैसेज आ गया किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, तो जैसे ही उसका मैसेज आया तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा जो दृढ़ निश्चय था ना वो दृढ़ निश्चय टूट जाता है। तो बच्चे सबसे पहले तुम दृढ़ निश्चय लिया करो और उस दृढ़ निश्चय को साक्षी मानकर अपने कार्य को करा करो, तो देखना ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है बच्चे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ने होमवर्क में ऑलरेडी दे चुका हूं, है ना। धन्यवाद आप सभी ने इतने सब्र के साथ मेरी बातों को सुना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। लव यू मेरे बच्चों, लव यू मेरे नीव, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे उदय के बच्चों, ठीक है। बाय बाय बच्चों।